तो खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। 15वें ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रवाना होंगे। भारत समेत ब्राजील, रूस, चीन और साउथ अफ्रीका इसके सदस्य देश हैं। ये संगठन दुनिया की 41% आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो 24% वैश्विक जीडीपी और 16% वैश्विक ट्रेड का भी ये ब्रिक्स देश प्रतिनिधित्व करते हैं। दुनिया के विकासशील देशों के इस संगठन में वैश्विक विकास को गति देने की तमाम संभावनाएं हैं, जिसको लेकर इस होने वाली बैठक में विस्तार से चर्चा के लिए प्रधानमंत्री जोहानिसबर्ग जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार से शुरू होने वाली दक्षिण अफ्रीका और ग्रीस की यात्रा के पहले चरण के दौरान जोहानिसबर्ग में 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। यह सम्मेलन मंगलवार से शुरू होगा और 24 अगस्त तक चलेगा। विदेश सचिव विनय मोहन कात्रा ने बताया कि मंगलवार शाम पीएम मोदी ब्रिक्स नेताओं की बैठक में भाग लेंगे। इस बैठक में वैश्विक घटनाक्रम पर चर्चा होने की उम्मीद है। पीएम बुधवार को ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। यह सम्मेलन ब्रिक्स देशों के बीच आपसी सहयोग, बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार और आतंकवाद के मुद्दे पर केंद्रित होगा। The theme of the BRICS summit this year is BRICS and Africa, partnership for mutually accelerated growth, sustainable development and inclusive multilateralism. This would be the first in-person BRICS summit after 3 consecutive years of virtual meetings owing to the COVID-19 pandemic. विदेश सचिव ने बताया कि 24 तारीख को प्रधानमंत्री ब्रिक्स अफ्रीका संपर्क और ब्रिक्स प्लस डायलॉग में हिस्सा लेंगे। उन्होंने कहा कि दक्षिण अफ्रीका ब्रिक्स संगठन का वर्तमान अध्यक्ष है। 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भारत का एक व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल भी हिस्सा ले रहा है। The participants are likely to deliberate on issues such as global economic recovery amid ongoing geopolitical challenges, sustainable development goals, something that would, I think, continue throughout the different sessions of the BRICS summit, women-led development, as also addressing the concern and interests and priorities of the global south. प्रधानमंत्री ग्रीस के प्रधानमंत्री के निमंत्रण पर 25 अगस्त को ग्रीस के लिए रवाना होंगे। उन्होंने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री ने अंतिम बार 1983 में ग्रीस की यात्रा की थी। विदेश सचिव ने बताया कि ग्रीस भारत का महत्वपूर्ण यूरोपीय भागीदार है। उन्होंने कहा कि भारत और ग्रीस दोनों न केवल आधुनिक लोकतंत्र हैं, बल्कि दोनों देशों के बीच सदियों पुराने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध भी हैं। During the Honorable Prime Minister's visit to Greece, both sides will look to expand and diversify the trade and investment segment of cooperation, deepen and expand the defense and security partnership, infrastructure cooperation, shipbuilding industry, something which is a great strength of Greece and where the opportunities, extensive opportunities is there, energy, agriculture, education, and as I mentioned earlier, migration and mobility. The visit would give both sides an opportunity to discuss also the regional and global issues of mutual interest and help broaden and deepen our bilateral engagement. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दक्षिण अफ्रीका और ग्रीस की यात्रा से देश के लिए तरक्की के कई रास्ते खुलेंगे। एक और ब्रिक्स में पीएम मोदी जहां बहुपक्षीय मंच पर भारत के हितों की बात रखेंगे, वहीं ग्रीस में दोनों देशों के बीच संबंधों की नई ऊंचाई प्रदान होगी। ब्यूरो इनपुट के साथ मेघना देव की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और जोहानिसबर्ग में ब्रिक्स देशों के नेता शिखर सम्मेलन के लिए जुट रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका स्थित गांधी टॉलस्टॉय फोरम सदस्य देशों के नेताओं को एक खास संदेश देता है। किस तरीके से, देखिए हमारे संवाददाता अमृतपाल सिंह की यह खास रिपोर्ट। दुनिया की 2 नामी गिरामी हस्तियों महात्मा गांधी और लियो टॉल्स्टॉय के नाम इस नीली पट्टिका पर अंकित हैं। ये पट्टिका दक्षिण अफ्रीका में लेनेसिया स्थित गांधी टॉल्स्टॉय फार्म में लगी हुई है। महात्मा गांधी ने इस आश्रम की स्थापना की थी और वे यहाँ 75 भारतीय परिवारों के साथ 1910 से लेकर 1914 तक रहे थे। यहीं पर उन्होंने अहिंसा, सरल और तपस्वी जीवन शैली के विचारों पर आधारित सत्याग्रह पर काम किया। भारतीयों के खिलाफ ट्रांसवाल के भेदभाव वाले कानून के दौरान टॉल्स्टॉय फार्म की अहम भूमिका रही थी। इस दौरान भारतीयों ने फार्म में ही शरण ली थी। गांधी जी ने सत्याग्रह की एक्सपेरिमेंट यहाँ की थी कि साथ सब कम्युनिटी यहाँ रह सकते थे, तो इसलिए उसने कलमबख्श ने दिया था। 75 फैमिली यहाँ रह रही थी
और वो लोग सत्याग्रही थे, वो यहाँ फार्मिंग करते थे। गांधी जी का संदेश आज भी यहाँ के स्थानीय लोगों के मन में गूंजता है और उनका कहना है कि ब्रिक्स नेताओं को भी इसे सुनना चाहिए। Like to request, when the BRICS meet there, they must not forget about the Rastafarians. They are the part and the parcel of this nation, as well as our fellow brothers, that we live with the Indians. They're part of our. Well, you see, Gandhi was one of the revolutionists, just like even our Marcus Garvey, who made a significant impact towards global liberation as a people, which he played an important role in liberating giving the Indian people a sovereign stance. He was there, he was the voice for them, like how Marcus Garvey was the voice for us. So we respect all nations, and in this time that we're living in, it's time for us to come together as a global family. उस समय 1100 एकड़ में फैली ये संपत्ति दक्षिण अफ्रीका में भेदभाव के खिलाफ सत्याग्रह आंदोलन की जन्मस्थली और कर्मस्थली बनी। ये दक्षिण अफ्रीका में वो ऐतिहासिक जगह है जहां मोहनदास करमचंद गांधी ने पहली बार 1910 में सत्याग्रह के साथ अभिनव प्रयोग किया। वही सत्याग्रह जो बाद में अहिंसा पर आधारित जन आंदोलन बना और भारत ने साम्राज्यवाद से आजादी पाई। गांधी का एक फेयर, इक्विटेबल, जस्ट वर्ल्ड ऑर्डर का संदेश आज भी सार्थक है। मेरे सहयोगी आशुतोष सिंह और कैमरामैन वाई के लोकनाथ के साथ अमृतपाल सिंह, गांधी टॉलस्टॉय फार्म, दक्षिण अफ्रीका। तो दक्षिण अफ्रीका में ब्रिक्स सम्मेलन होने जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी इसमें शिरकत करेंगे। क्या कुछ प्रधानमंत्री का कल से कार्यक्रम रहने वाला है, ये आपको हम सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री का बेहद महत्वपूर्ण कार्यक्रम। और क्या है पीएम मोदी के विदेश दौरे का कार्यक्रम? पहला चरण होगा ब्रिक्स सम्मेलन में शिरकत करना। 22 से 24 अगस्त यानी कि ये 3 दिन प्रधानमंत्री दक्षिण अफ्रीका में रहेंगे। 22 अगस्त की बात की जाए तो ब्रिक्स सम्मेलन के लिए पीएम मोदी रवाना होंगे जोहानिसबर्ग के लिए। ये कल एक तरीके से प्रधानमंत्री की रवानगी होने जा रही है। इसके बाद भी प्रधानमंत्री मोदी अन्य नेताओं के साथ लीडर्स रिट्रीट में शामिल होंगे, क्योंकि 22 तारीख के लिहाज से अगर बात की जाए तो ये पहला औपचारिक तरीके से ब्रिक्स का कार्यक्रम होगा। 22 तारीख को ही ग्लोबल डेवलपमेंट में ब्रिक्स की भूमिका पर होगी बातचीत, यानी कि जो रिट्रीट होगी लीडर्स की, उसमें किस प्रकार से ग्लोबल डेवलपमेंट में ब्रिक्स की भूमिका हो सकती है, इसको लेकर बातचीत होगी। 23 अगस्त की बात की जाए तो सबसे महत्वपूर्ण दिन 15वें ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होंगे प्रधानमंत्री मोदी, यानी कि औपचारिक तौर से देखा जाए तो 23 अगस्त को सबसे महत्वपूर्ण यह बैठक होने जा रही है। और 24 अगस्त की बात की जाए तो ब्रिक्स अफ्रीका आउटरीच समिट होगा। यह भी अपने आप में ब्रिक्स से आगे बढ़कर एक और समिट के लिहाज से कहा जा सकता है महत्वपूर्ण तरीके से कोशिश होगी। और साथ ही साथ ब्रिक्स प्लस डायलॉग भी 24 अगस्त को होगा। ये 22, 23, 24 इन 3 तारीखों के लिहाज से हम आपका जिक्र कर रहे हैं प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का। और ब्रिक्स प्लस डायलॉग भी 24 तारीख को देखने को मिलेगा। तो इस सभी कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री मोदी शिरकत करेंगे, भारत का पक्ष रखेंगे, भारत की बढ़ती भूमिका का भी जिक्र करते नजर आएंगे। थीम की अगर बात की जाए तो इस बार ब्रिक्स की थीम क्या है? ब्रिक्स की थीम है ब्रिक्स अफ्रीका पारस्परिक एवं सतत विकास और समावेशी बहुपक्षवाद के लिए साझेदारी, यानी कि तमाम जो लक्ष्य है उसके लिए आपसी सहयोग को कैसे आगे मिलकर बढ़ाया जाए, वो एक थीम इस बार रखी गई है। इससे आगे हम बढ़ते हैं। अगर हम देखें ब्रिक्स सम्मेलन का पहला सत्र जो होगा, क्योंकि जो 23 तारीख है उसमें 2 सत्र होंगे और पहला सत्र किस बात को लेकर होगा उसका हम जिक्र करते हैं। ब्रिक्स में आपसी सहयोग को लेकर विस्तार से बातचीत होगी। बहुपक्षीय संस्थाओं में सुधार कैसे किया जाए उसको लेकर विस्तार से एक सहमति बनाने की कोशिश होगी। इसके अलावा आतंकवाद रोधी मुहिम पर कैसे मिलकर काम किया जाए इस पर भी चर्चा होगी। तो पहला सत्र 23 तारीख को जो 15वां ब्रिक्स समिट होगा उसमें इन तमाम महत्वपूर्ण मसलों पर बातचीत होगी। तो ये अपने आप में क्लोज डोर होगा, तो तमाम नेता है वो आपस में बातचीत करेंगे। दूसरे सत्र की बात की जाए तो इसमें किन विषयों पर खासतौर से बात होगी उस लिहाज से देखा जाए तो ग्लोबल इकोनॉमी रिकवरी की बात करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा वैश्विक चुनौतियों से कैसे निपटा जाए उसका जिक्र होगा। सतत विकास के लक्ष्य को कैसे वक्त रहते हासिल किया जाए, साथ ही साथ महिला केंद्रित विकास, वीमेन लेड डेवलपमेंट की बात प्रधानमंत्री मोदी लगातार कहते हैं, भारत कहता है, उस दिशा में कैसे आगे बढ़ा जाए और ग्लोबल साउथ की आवाज को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस बात का जिक्र भी साफ तौर से कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। तो ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिहाज से अगर बात की जाए तो ये क्या कुछ रहने वाला, ये महत्वपूर्ण दौर हमने आपको जिक्र किया। इसके अलावा
प्रधानमंत्री के दौरे के दूसरे चरण की बात करें तो 25 अगस्त को प्रधानमंत्री ग्रीस का दौरा करेंगे और ग्रीस के प्रधानमंत्री के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री मोदी ग्रीस पहुंचेंगे, एथेंस पहुंचेंगे और प्रधानमंत्री का वहां पर स्वागत होगा। एथेंस में प्रधानमंत्री मोदी का वहां पर स्वागत किया जाएगा। पीएम मोदी शहीद सैनिकों को वहां पर श्रद्धांजलि भी अर्पित करेंगे। तो ये अपने आप में प्रधानमंत्री का 25 तारीख को उतरने के बाद एथेंस में वहां के इन कार्यक्रमों का हम जिक्र कर रहे हैं और दोनों देशों के प्रधानमंत्री शिष्टमंडल स्तर की बातचीत करेंगे, यानी कि दोनों ही देशों के बीच में परस्पर सहयोग को आगे कैसे बढ़ाया जाए, इस पर शिष्टमंडल स्तर की बातचीत होती नजर आएगी। दोनों ही देशों के प्रधानमंत्री दोनों ही देशों के बिजनेस लीडर्स को भी संबोधित करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के साथ में एक भारतीय बिजनेस लीडर्स का डेलीगेशन भी जा रहा है, जो कि एक तरीके से साउथ अफ्रीका में भी होगा, उसके अलावा बाद में ग्रीस में ही पहुंचेगा। पीएम मोदी भारतवंशियों को भी संबोधित करेंगे। ये 25 तारीख का ही कार्यक्रम है, बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि हम जानते हैं इंडियन ओरिजिन के तमाम लोगों को प्रधानमंत्री के संबोधन करने का कार्यक्रम का एक लगातार जुड़ाव रहता है और इसमें भी हम वो कहीं ना कहीं देखते नजर आएंगे। 1983 के बाद किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली ग्रीस यात्रा होने जा रही है। ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण, लगभग 4 दशक का समय हो चुका है, उसके बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये यात्रा होगी। प्रधानमंत्री के ग्रीस दौरे के लिहाज से किन अहम मसलों पर बातचीत होगी उसका हम जिक्र करें। रक्षा, सुरक्षा, शिपिंग बिल्डिंग की बात होगी, मोबिलिटी की बात होगी, लगातार उसको कैसे व्यापक और तरीके से आसान बनाया जाए। इसके अलावा व्यापार है, निवेश है, बुनियादी ढांचा यानी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होगी, ऊर्जा, कृषि, शिक्षा, द्विपक्षीय मसले और क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी कैसे आपसी सहमति बनाई जाए, इन तमाम मसलों पर विस्तार से बात होती नजर आएगी। तो प्रधानमंत्री का बेहद महत्वपूर्ण दौरा, अगले 4 दिन बेहद महत्वपूर्ण 2 देशों की यात्रा, साउथ अफ्रीका में ब्रिक्स सम्मेलन और उसके बाद में ग्रीस की प्रधानमंत्री यात्रा करते नजर आएंगे। तो निश्चित तौर से ब्रिक्स सम्मेलन अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण और इसी पे हम चर्चा भी करेंगे। इससे जुड़ा हुआ हमारा विशेष भी है, ब्रिक्स सम्मेलन वैश्विक मुद्दों पर होगा मंथन। तो अपने आप में तो तमाम वैश्विक मसले और मुद्दे हैं, उस पर ब्रिक्स सम्मेलन में कहीं बात होती नजर आएगी और ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। और किस तरीके से यह खास होने जा रहा है, इस विषय पर बात करने के लिए 2 खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ में जुड़ गए, उनका परिचय आपसे कराते हैं। मेरे साथ मौजूद है एम्बेसडर राजीव कुमार भाटिया, जो कि साउथ अफ्रीका में भारत के पूर्व राजदूत रहे हैं। सर, बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके अलावा डॉक्टर अंशु जोशी, प्रोफेसर हैं, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज, जेएनयू से हमारे साथ ताल्लुक रखती है। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एम्बेसडर भाटिया, शुरुआत आपसे ही, क्योंकि 15वां ब्रिक्स सम्मेलन के लिहाज से अगर बात की जाए तो ये बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये 2019 के बाद में इन पर्सन मीटिंग के लिहाज से ये होने जा रहा है पहली बार। कोविड की वजह से ये सब चीजें नहीं हो पाई थी। कितना महत्वपूर्ण होगा आज की जियोपॉलिटिकल स्थिति को देखते हुए ब्रिक्स सम्मेलन और भारत का रोल? बहुत बहुत धन्यवाद। आपने स्वयं बहुत अच्छी तरह से इस सम्मेलन के महत्व को दर्शकों को पहुंचाया है। मैं उसको पूरी तरह से पुष्टि करना चाहूँगा उसकी। देखिए, ब्रिक्स जो है वो एक बहुत महत्वपूर्ण संस्था रही है। ये करीब करीब 16-17 साल पुरानी हो गई है और पहले दशक में, यानी जब इसके 2006 से 2016 तक इसने काफ़ी प्रभावशाली काम किया। उसके बाद पिछले 4-5 सालों में कोविड की वजह से, इकोनॉमिक डाउनटर्न की वजह से एक हद तक हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा धीमा काम हो गया था। तो अब इस समय ये जो नया सम्मेलन होने जा रहा है इस साल का, वो पूरी तरह से इस बात का प्रयत्न करेगा कि कैसे हम ब्रिक्स को ज़्यादा मजबूत करें और इस समय दुनिया के सामने जो चुनौतियां हैं उनका सामना किस तरह से विकासशील देश कर सके, ये इनके सामने मुख्य चुनौती है जी। दूसरी बात हमें ये देखनी है कि ये खाली ब्रिक्स का ही सम्मेलन नहीं है, बल्कि दक्षिणी अफ्रीका ने तकरीबन 60 नेताओं को और बुलाया है, जो कम से कम 48 नेता अफ्रीका से आ रहे हैं और बाकी दूसरे हिस्सों से आ रहे हैं जो कि ग्लोबल साउथ के हिस्से हैं। तो 60 देश आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो आपने जैसा कहा, आउटरीच सेशन जो होगा, वहां पर जो ब्रिक्स की आउटरीच है पूरी दुनिया में विकासशील देशों के साथ, उसका महत्व अपने आप सामने आ जाएगा। और तीसरी बात हमें ये ध्यान रखनी है कि एक G20 का बड़ा महत्वपूर्ण एंगल है। हमारे प्रधानमंत्री जी न केवल भारत के प्रधानमंत्री के रूप में वहां जा रहे हैं, मगर वो आज G20 की प्रेसिडेंट के रूप में भी वहां जा रहे हैं। और ये एक ऐसी संस्था है प्रेसिडेंसी, जो अगले साल ब्राजील के पास जाएगी, जो कि ब्रिक्स का मेंबर है, और 2025 में दक्षिणी अफ्रीका के पास जाएगी। तो इसलिए निस्संदेह ये तीनों देश और बाकी जो दोनों देश और भी हैं, चीन और रूस, कहीं ना कहीं
G20 के बारे में भी बहुत अच्छी तरह से बातचीत करेंगे। मिस्टर भाटिया जी, संक्षेप में कह सकते हैं सब तरह से महत्वपूर्ण माना जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर अंशु जोशी जी भी हमारे साथ में जुड़ी। अंशु जोशी जी, क्योंकि ग्लोबल डेवलपमेंट में ब्रिक्स की भूमिका क्या है और क्या हो सकती है, किस तरीके से हम वैश्विक बेहतरी के लिए ब्रिक्स के मंच पे काम कर सकते हैं, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है, उसको आप किस तरह से देखती हैं? देखिए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में G20 जैसे संगठन को, जिसे कि अभी तक सिर्फ विकसित देशों का, शक्तिशाली देशों का चेहरा माना जाता था, लोकतांत्रिकरण उसका किया गया और इसके न सिर्फ उद्देश्यों का लोकतांत्रिकरण किया गया, इसे नए सदस्यों से जोड़ने का प्रयास भी भारत ने अपनी प्रेसिडेंसी में करने का प्रयास किया और काम किया। अब यदि हम ब्रिक्स की ओर चले तो ब्रिक्स को विकासशील देशों के चेहरे के रूप में, ब्रिक्स को हम उन तमाम देशों के चेहरे के रूप में देखते हैं जो शीत युद्ध के बाद कहीं ना कहीं ओपन इकोनॉमी के दौर में आगे बढ़ना शुरू हुए, और ब्रिक्स को यदि हम देखें तो ग्लोबल साउथ की एक सशक्त आवाज के रूप में हम जानते हैं। तो चीन जैसे देश, रशिया जैसे देश, साउथ अफ्रीका जैसे देश, ब्राजील, भारत इसके सदस्य देश हैं। G20 के अध्यक्ष के रूप में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जोहान्सबर्ग का दौरा करेंगे, और ब्रिक्स का ये समिट बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि पिछले 3 बार कोविड-19 की वजह से वर्चुअल समिट होने के बाद ये पहली बार तमाम नेता मिलने वाले हैं, इकट्ठे होने वाले हैं। यदि हम थीम की ओर देखें तो इंक्लूसिव मल्टीलेटरलिज्म की बात हो रही है, जो अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण थीम है, और जब हम इस थीम की ओर देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि किस प्रकार ये तमाम देश मिलकर, जिनका कि एक बड़ा भूभाग विश्व में है, जिनके पास एक बड़ी जनसंख्या है, जिनका एक बड़ा योगदान विश्व की जीडीपी को है, किस तरह से विकासशील और अविकसित देशों को आगे लाना चाहते हैं, एक मुख्य पटल प्रदान करना चाहते हैं। तो इस दृष्टि से कहना चाहूंगी कि चाहे जो वैश्विक ट्रेड व्यवस्था है उसका अभी तक हमने डॉलराइजेशन देखा है, तो भारत ये प्रयास कर रहा है कि किस प्रकार से जो इन विकासशील देशों की जो मुद्राएं हैं उनके भी बीच में व्यापार को सशक्त किया जाए, चाहे एनर्जी सिक्योरिटी की बात हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात हो, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई की बात हो, इन तमाम विकासशील देशों के बीच में इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की बात हो, साझा सहयोग करके अविकसित देशों को आगे बढ़ाने की बात हो। 22 के करीब देश अब ब्रिक्स का हिस्सा बनना चाहते हैं और भारत इसका पुरजोर समर्थन करता है। तो इस दृष्टि से हम देखें तो न सिर्फ ये समिट बहुत महत्वपूर्ण है, ब्रिक्स का भी जो महत्व है वो वैश्विक राजनीति में और विकास की यदि हम दृष्टि से देखें तो बहुत बड़ा हो जाता है। बड़ा हो जाता है, बिल्कुल। मिस्टर भाटिया, ये महत्वपूर्ण है क्योंकि जो जियोपॉलिटिकल सिनेरियो है, बीते 1-2 वर्षों में जो चीजें बदली हैं वैश्विक मंच पे, उस लिहाज से ब्रिक्स की भूमिका देखी जाए, और जो बात अंशु जी ने अभी कही, और निश्चित तौर से हम सब जानते हैं लगभग 2 दर्जन के आसपास देश सदस्यता हासिल करने को लेकर एक तरीके से उत्सुक नजर आ रहे हैं ब्रिक्स के, तो ये कहीं ना कहीं ब्रिक्स की महत्वता को दर्शाता है, उसके बढ़ते रोल को दर्शाता है, और नई बदलती वैश्विक नीति में ब्रिक्स के रोल और भारत की भूमिका को भी दिखाता है। तो ये बात किसी हद तक सही है, मगर हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि क्या कारण है जिनकी वजह से इतने सारे देश एकाएक पिछले 2-3 सालों में ब्रिक्स के अंदर आने के लिए इतने ज़्यादा आतुर हो चुके हैं। ये इतनी सीधी बात नहीं है जितनी कि हमको देखने में लगती है, और इसीलिए पिछले करीबन 1.5-2 सालों से इस बारे में अंदर से चर्चा हो रही है। निश्चित रूप से पिछले साल ये तय हो गया था कि 5 देश जो ब्रिक्स के सदस्य हैं वो इस बात पर सहमत थे कि हमें अब सदस्यता खोलनी पड़ेगी और दूसरे देशों को लाना पड़ेगा, मगर सबसे पहले उसका क्या क्राइटेरिया होगा, उसकी क्या गाइडलाइन बनेगी, उसका क्या आधार बनेगा, उसको तय करना होगा। और ये प्रक्रिया अभी तक चल रही है। पिछले कुछ महीनों में इसने जोर पकड़ा और विदेश मंत्रियों ने, उसके बाद शेरपा और सू शेरपा ने सबने मिलकर एक डॉक्यूमेंट तैयार किया है, और उसके आधार पे अब जो शासन प्रमुख हैं, यानी जो सबसे उच्च नेता हैं, वो इस बात का निर्णय लेंगे कि किस आधार पे हम नए देशों को ला सकते हैं। क्योंकि आखिर ये तो मानना पड़ेगा कि ब्रिक्स के जो 5 इसमें वर्तमान सदस्य हैं, जो कि फाउंडिंग मेंबर्स हैं और अभी सिर्फ वही मेंबर्स हैं, उनको ये अधिकार है ये तय करने का कि कैसे हम इस संस्था को आगे बढ़ाएं। तो इसलिए वो जो 22 या 23 देश जिन्होंने की औपचारिक या अनौपचारिक तरीके से अपनी रुचि व्यक्त की है वो तो अलग है,
उसके अलावा और भी देश हैं जो आने के इच्छुक हैं। तो अब निश्चित है कि जो भी आपस में थोड़े बहुत विभिन्नताएं रही हैं उनको एक तरह से समन्वय कर ब्रिक्स सम्मेलन का जो निर्णय होगा उसका प्रतीक्षा करनी होगी और हमें ये देखना होगा कि किस तरह से जो भी निर्णय लिए जाएं वो ब्रिक्स संस्था के हित में हो। जी अंशु जी, आपको लगता है कि बीते सम्मेलनों में या ब्रिक्स के बीते तमाम जो शिखर सम्मेलन रहे उसमें जो फैसले लिए गए, कैसे ब्रिक्स में आपसी सहयोग को आगे बढ़ाया जाए, और आपने भी जिक्र किया कि एक डॉलराइजेशन का एक दौर था, उससे आगे बढ़ते हुए ब्रिक्स के देशों में आपसी करेंसी को लेकर किस प्रकार से ट्रेड को आगे बढ़ाया जाए, उस पर भी सहमति बनती आगे नजर आ रही थी। आपको लगता है कि ये तमाम ऐसे मसले हैं यहाँ ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, इसमें व्यापार में सहयोग को आगे बढ़ाने का, उस दिशा में क्या कुछ हम उम्मीद कर सकते हैं इस बार के सम्मेलन पे? बड़ी उम्मीदें मुझे, यदि मैं इस दृष्टि से ब्रिक्स को देखूं तो नजर आती हैं, क्योंकि जब हम सदस्य देशों को देखते हैं तो चीन की ओर दृष्टि जाती है जो विश्व की अभी सबसे दूसरे नंबर की बड़ी इकोनॉमी है। हम रशिया की ओर देखें और अमेरिका के साथ या वेस्टर्न लॉबी के साथ फिर हम रशिया और चीन के यदि रिश्तों को देखें तो उस दृष्टि से हमें समझ में आता है कि किस तरह से पुतिन और शी लंबे समय से ये चाह रहे हैं कि जिस तरह का ग्लोबल ट्रेड सिस्टम में एक डोमिनेंस अमेरिका का रहा है या वेस्टर्न लॉबी का रहा है वो समाप्त होना चाहिए। अब यहाँ मुझे भारत की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण नजर आती है, क्योंकि भारत हमेशा वैश्विक राजनीति में एक न्यूट्रल स्टैंड लेकर के आगे बढ़ा है। और यदि हम अपने माननीय प्रधानमंत्री को देखें तो विगत वर्षों में उन्होंने न सिर्फ अमेरिका के साथ भारत के संबंध प्रगाढ़ कर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का एक नया दौर शुरू किया। यदि हम रशिया के साथ अपने रिश्तों को देखें, हम एक नेचुरल अलाय रहे हैं बहुत वर्षों से, हम उस दिशा में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। चीन के साथ जरूर हमारे, जब हम द्विपक्षीय संबंधों को देखते हैं तो कुछ खटास है हमें नजर आती है। हाल ही में हमारे बीच के 19वें लेवल की जो कमांडर लेवल टॉक थी उसमें कुछ चुनौतियां हमारे सामने आई, लेकिन भारत को जब हम एक देश के रूप में देखें और इन तमाम मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म्स पे देखें तो मैं अपने प्रधानमंत्री को बधाई देना चाहूंगी इस प्लेटफॉर्म से कि वो एक वैश्विक नेता के रूप में काम करते हुए नजर आते हैं, जो तमाम देशों को, उनके जो लीडर्स हैं उन्हें आपस में जोड़ते हुए मुझे नजर आते हैं। तो इस दृष्टि से और इस बिंदु को लेते हुए कि विकासशील देशों का चेहरा है ब्रिक्स जी, लगता है कि जो ये ग्लोबल ट्रेड सिस्टम है, आपस में जो टेक्नोलॉजी साझा करने की बातें हैं, आपस में जो ये इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की बात है, साझा इन्वेस्टमेंट की और व्यापार की जो अपॉर्चुनिटीज हैं, उसको लेकर के मुझे लगता है कि कुछ बड़े कदम इस समिट में उठाए जा सकते हैं। जी मिस्टर भाटिया, क्योंकि दुनिया की वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिहाज से देखा जाए तो उसकी रिकवरी को लेकर बहुत तेज गति से तमाम देश अपने स्तर पे और वैश्विक सहयोग के स्तर पे भी काम करते नजर आ रहे हैं। ग्लोबल साउथ को लेकर प्रधानमंत्री मोदी का बहुत ज्यादा जोर रहा है। हमने देखा कि हिंदुस्तान में भी सम्मेलन हुआ था और प्रधानमंत्री तमाम मंचों से, G20 से भी लगातार इस बात का जिक्र करते रहे। आपको लगता है कि ब्रिक्स, क्योंकि साउथ अफ्रीका में हो रहा है, इस लिहाज से भी ग्लोबल साउथ की आवाज को और मुखरता देना इस मंच से भारत की ये कोशिश भी कहीं ना कहीं रंग लाती नजर आएगी? निस्संदेह रहेगा, जरूर रहेगा। और ये इस बात से विशेष रूप से जाहिर होता है, जैसा कि अभी हमने विदेश सचिव को भी सुना और जैसा कि हमको पहले से ही मालूम है कि जो ब्रिक्स की समिट है उसकी जो मेन थीम जो है वो ब्रिक्स और अफ्रीका के संबंधों के बारे में है। किस तरह से ब्रिक्स अफ्रीका के विकास के लिए उनकी सहायता कर सकता है। आखिर अफ्रीका ग्लोबल साउथ का एक बड़ा हिस्सा है और इसलिए चूंकि ये सम्मेलन अफ्रीका के कॉन्टिनेंट पर हो रहा है तो एक इसका बहुत ही विशेष रूप से अफ्रीका फोकस रहेगा। तो इस दृष्टि से यदि हम देखें तो हम कह सकते हैं, क्योंकि मैं उस देश में आपका उच्चायुक्त रह चुका हूं इसलिए मैं कह सकता हूं, मैं केवल उस देश में, एक और देश में अफ्रीका में भी, तो मैं ये कह सकता हूं कि ये एक फिर से एक नया अवसर है हमारे सामने, हमारे सरकार के सामने, भारत और अफ्रीका के संबंधों को और मजबूत करने का। दूसरा ये और अवसर है कि किस तरह से हम ग्लोबल साउथ में बैठकर ग्लोबल साउथ की जो आवश्यकताएं हैं उनको और ज्यादा समझ सकें और उनके प्रति जो हमारा कमिटमेंट है उसको पूरी तरह से दर्शा सकें। अफ्रीका क्या चाहता है? अफ्रीका को इस समय बहुत ज्यादा डेवलपमेंट फाइनेंस की जरूरत है जी। अफ्रीका को बहुत ज्यादा क्लाइमेट फाइनेंस की जरूरत है जी। टेक्नोलॉजी की जरूरत है और जो अफ्रीका में बहुत सारे
जो संघर्ष हो रहे हैं जी, उनको किस तरह से शांति की तरफ, समृद्धि की तरफ ले जा सकता है, ये भी एक विशेष मुद्दा सामने आ गया है। और अंत में हमें दो चीजें और ध्यान रखनी है। एक तो ये कि अफ्रीका में एक अब पूरे के पूरे महाद्वीप में FTA बन चुका है जी, तो उसमें जरूर अफ्रीका के लोग ये उम्मीद करेंगे भारत से, चीन से, रूस से, ब्राजील से कि किस तरह से हम उनकी सहायता कर सकते हैं। और अंत में सबसे बड़ी चीज ये है कि G20 में जी अफ्रीकन यूनियन को नए स्थायी सदस्य के रूप में लाने की बात हो रही है, जो कि भारत ने ही शुरू की है, जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने जी। मिस्टर भाटिया, क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है, मैं जल्दी से एक छोटा सा कमेंट अंशु जोशी जी आपसे लेना चाहता हूं, क्योंकि आतंकवाद के मसले को लेकर भी बातचीत होती नजर आएगी, क्योंकि ये बेहद महत्वपूर्ण है कि कैसे विश्व शांति को स्थापित किया जाए। अंशु जी, एक छोटा सा जवाब, कमेंट, आपको लगता है इस मसले पे भी विस्तार से बात? जहां अफ्रीका की धरती पर ये समिट होने वाला है, हम यदि अफ्रीका को, लैटिन अमेरिका को देखें, हम एशिया को देखें, तो आतंकवाद ने अपनी जड़ें यहाँ बहुत दूर दूर तक फैला रखी है और हम कई ऐसे आतंकवादी संगठनों को यहाँ पर एक्टिव देख सकते हैं जो अपनी फंडिंग के लिए, ट्रेनिंग के लिए और अटैक्स के लिए इन तमाम देशों की जमीन का उपयोग करते हैं। तो चाहे स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म हो या किसी भी तरह से कट्टरवाद से पनपा हुआ आतंकवाद हो, भारत हर मंच से, चाहे अंतरराष्ट्रीय मंच हो या हमारा राष्ट्रीय मंच हो, किसी भी प्रकार के आतंकवाद का विरोध करता आया है और ये एक बड़ा मुद्दा ब्रिक्स के समिट का निश्चित तौर पर रहने वाला है। बिल्कुल। एम्बेसडर भाटिया, आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अंशु जोशी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल वक्त इतनी ही ज्यादा दे रहा, लेकिन निश्चित तौर से इस मसले पे हम आने वाले दिनों में और विस्तार से आगे भी बातचीत करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया, लेकिन बहुत जल्द जब हम वापस आएंगे तो आपको दिखाएंगे कि